हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आज हम लोग जो टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं बीपीएससी 69th प्रीलिम्स 2023 के लिए, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टेस्ट सीरीज। ये ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। इस टेस्ट सीरीज के मेरे भाई जो खास बात है इसमें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ये एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे कह सकते हैं ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन को रखा है। सभी के सभी क्वेश्चन इसमें हिस्ट्री के हैं और हिस्ट्री के वे क्वेश्चन रखे गए हैं जो अब तक बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को इसमें रखा गया है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस करेंगे, अच्छे से मंथन करेंगे मेरे भाई, तो इसका एग्जाम आपका जो हाल ही में एग्जाम होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, इसका लाभ आपको भरपूर मिलेगा। आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको मॉक इसी जो टेस्ट सीरीज से ही मिल जाएगा। और एक तो ये लाभ मिलेगा, दूसरा लाभ आपको जो दूसरा सबसे बड़ा लाभ मिलेगा मेरे भाई, यदि इस समय आप सेल्फ स्टडी बहुत जोर शोर से कर रहे हैं तो उसमें आपको खास लाभ ये मिलेगा कि आपको ये पता चलेगा हाँ बीपीएससी जो है किस कोना से, किस जगह से, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन को उठाता है, ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और तीसरा बात जो है, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा एकदम। आपको जितना क्वेश्चन को ज़्यादा एनालिसिस किए रहेंगे, जितना क्वेश्चन का मंथन किए रहेंगे, उतना ही आपका कंसेप्ट मजबूत होगा मेरे भाई। जितना आपका कंसेप्ट मजबूत होगा एग्जाम हॉल में, उतना ही अपने आप को मजबूत तो समझेंगे आप लोग, अपने आप को मजबूत फील करेंगे। जब मजबूत फील करेंगे तो वैसे भी आपका मनोबल, उत्साह बढ़ जाएगा और जो कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है वो भी आपका सही होने लगता है। ये होता है एक जो है एक मानसिक शक्ति का परिणाम होता है। तो आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का मंथन करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी तैयारी में धार लगेगी, उतना ही ज़्यादा आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे, उतना ही ज़्यादा एग्जाम हॉल में अपने आप को मजबूत मतलब फील करेंगे। तो दोस्तों चलते हम लोग अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक निहोरा है मेरे भाई, एक विनती है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारा सपोर्ट कर दिए, क्योंकि आपको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाएगा नहीं, उसके बदले हम जो है आप हमें बहुत कुछ दे सकते हैं, हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, हमारी हिम्मत, जोश, जुनून, काम करने की क्षमता इत्यादि वगैरह आप जो है हमारा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों चलते हम लोग ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 2 देखते हैं, बीपीएससी 69th प्रीलिम्स, और इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित है। तो चले हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, इसका आपको बहुत ही भरपूर लाभ मिलेगा। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। देखने में केवल भारी लग रहा है, बहुत सरल है और ऐसे क्वेश्चन को एक ट्रिक से सॉल्व किया जाता है। वो लोग ट्रिक आप लोग देखिएगा क्या ट्रिक है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताना है कौन सा जो है कथन सही नहीं है। ये नहीं पर आप लोग ज़रूर ध्यान दिया करिए, ऐसे क्वेश्चन सरल होते हैं और हमें गलत करवा देते हैं, क्योंकि हम लोग ये जो नहीं वाला है ना, नहीं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो पहला वाला अगर हम पढ़ें तो क्या है पहला वाले में कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ था। ये बात एकदम सही है मेरे भाई, पहला वाला, क्योंकि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा नामक स्थान से ही प्राप्त हुआ था। हथनौरा कहाँ है? नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में। ये तो सही है। दूसरा वाला पढ़ लें। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये भी सही है मेरे भाई। ये भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में आप लोग एक बहुत ही फेमस ज़िला है रायसेन ज़िला मेरे भाई, वहीं पर यह भीमबेटका है और यह भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला का बहुत बढ़िया उदाहरण है। तीसरा वाला कह रहा है चिरांद नौपाषाणिक स्थल है जो बिहार के वैशाली ज़िला में स्थित है। ये मेरे भाई गलत है, बिहार के वैशाली ज़िला में नहीं, बिहार के सारण ज़िला में। अब देखिए तीसरा गलत हो गया, हमें पता है कि कौन सा गलत है, तीसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल है, यानी तीसरा गलत है। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा नहीं सही है, बाकी सब सही है। तो आगे हम लोग देखें तो इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा ये है। आगे हम लोग दूसरा वाला देखें क्या है दूसरे वाले में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो मेरे भाई आपको पता है आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश के जो मेरठ ज़िला है वहाँ पर ये हड़प्पा स्थल का सबसे पूर्वी सीमा है। ये तो हड़प्पा स्थल है। कोटदीजी भी है, ये पाकिस्तान में है। अब ये सोहगौरा जो उत्तर प्रदेश के राप्ती नदी जो गोरखपुर के पास गोरखपुर में है, तो सोहगौरा ये जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। ये सोहगौरा एक मतलब यहाँ मौर्यकालीन का एक ताम्रपत्र मिला था, तो इसीलिए फेमस है। तो यह हड़प्पा स्थल नहीं है, बाकी ये दोनों ऊपर के हड़प्पा स्थल हैं। आगे हम लोग देखें तीसरा वाला।
सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेरे भाई आप सबको पता है स्नानागार जो है सैंधव सभ्यता का मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये मोहनजोदड़ो से आप लोग देखते हैं, बहुत ही फेमस सवाल है ये, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो का आपको पता होगा, इसका मतलब होता है कि मृतकों का टीला होता है। कई बार ऐसे पूछा है कि मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था इस स्थान की? तो राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने कब किया था? 1922 में। इतना आप लोग याद रखिएगा, आपको बहुत ही लाभ देगा ये। आगे हम लोग देखें, बढ़िया सवाल है, देखें ये कैसे सॉल्व होता है। बहुत आसानी से ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं। ऐसे सवाल सिर्फ आप सबको डराने के लिए दिए जाते हैं कि बच्चा भयभीत हो जाए, वो जो है थोड़ा सा वो मानसिक स्थिति से कमज़ोर हो जाए, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये दिया है जो संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर हमें बताना है और कौन सा गलत है उसको बताना है हमें कथनों में। तो सबसे पहले यह बताना है कि इसका आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। नहीं भाई, यही गलत है, हमें पता चल गया। क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो मेरे भाई ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, लेकिन पाटलिपुत्र में नहीं हुई थी मेरे भाई, ये कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ हुई थी। तो इसका मतलब ये गलत हो गया एक हमारा, तो एक गलत हो गया। अब हम देखते हैं, अब देखिए ट्रिक क्या है। इसका मतलब वही सही होगा जिसमें एक मौजूद होगा। तब एक किसी में नहीं है, न तो बी में है न तो सी में है, केवल ए में है। इससे हमें पता चल गया कि इसका आंसर ए ही होगा। ये होती है एलिमिनेशन मेथड। तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये भी सही है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में संप्रदायों में बट गया। तो ये भी सही है। तो हमें पता लग गया, देखिए बिना मेहनत किए कथन नंबर 1 से ही। ऐसे लगते हैं ये सवाल। और आगे हम लोग देखें, पाँचवा क्या कह रहा है। पाँचवा भी बहुत सरल है। क्या कह रहा है पाँचवा में? प्राचीन कथनों पर विचार करना है, विचार करके बताना है कौन सा गलत है, यानी कौन सा सही नहीं है। तो पहला वाला कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध सर्वप्रथम राजधानी गिरिव्रज थी। यानी जो मगध नाम का महाजनपद था उसकी प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी। तो हाँ भाई, ये भी सत्य है, सही बात कर रहा है। जो मगध की सबसे पहली राजधानी जो है गिरिव्रज थी। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। ये भी सही बात है भाई, हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश को प्रतिहत्ता वंश भी बोला जाता था। और उदयन अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। ये भी बात सही है भाई, ये बात सही है कि उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना किया और अपनी राजधानी को राजगिरी से जो है पाटलिपुत्र बना दिया। तो तीनों कथन सही है मेरे भाई। तो इस हिसाब से पूछ रहा कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं, ऑप्शन नंबर ई, यानी प्रयोग में से कोई नहीं। अब देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सरल है। अंतिम मौर्य शासक, ये हमें विचार करके बताना है और इसमें कौन सा सही है, गलत नहीं सही बताना है। तो छठवां में देखिए हमें क्या बताना है इसमें। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये सही बात है भाई, उसकी पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या की थी, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की। दूसरा कह रहा है कि अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसे राज सिंहासन हथिया लिया। ये भी बात सही है मेरे भाई, सही कह रहा है, वो उसी ने की थी। शुंग राजा देवभूति की हत्या ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने किया। तीसरा क्या है, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। ये भी बात सही है, वही किया था। तो इसका मतलब सभी सही हैं। तो इसका मतलब एक से ज़्यादा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाहे 2 कथन सही रहे या 3 रहे, ऐसे क्वेश्चन का आंसर डी ही होता है। आगे देखिए हम लोग 7वां। अब हमारा ये छोटा क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखिए क्या है, वैदिक नदी बितस्ता दिया है।
वैदिक नदी वितस्ता की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती थी। इसका कहने का मतलब होता है मेरे भाई, जो आज की नदियां हैं वैदिक काल में इन नदियों का क्या नाम था, किस नाम से जाना जाता था, ये बताना है। तो वैदिक काल में ये जो वितस्ता नदी है मेरे भाई, इसको जो है झेलम नदी के नाम से जाना जाता था। इस नाम से झेलम नदी को, ऐसे नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ऐसे जैसे रावी नदी जो है, सतलज नदी, ऐसे नदियों के तमाम जो है ये वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे आपसे। तो जैसे चेनाब को अस्किनी बोला जाता था, सदानीरा को गंडक बोला जाता था, सतुद्री की सतलज बोला जाता था, और जो है रावी नदी को परुष्णी बोला जाता था। तो इस तरीके से है। तो चलिए हम लोग आगे देखें। आगे इसमें क्या कर रहा है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेहेत माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। तो राजा विदेहेत माधव से संबंधित ऋषि कौन थे मेरे भाई, 8वें क्वेश्चन में हमसे पूछा। तो इससे संबंधित थे ऋषि गौतम राहुगुण, ऑप्शन नंबर सी। ऋषि ये क्या थे मेरे भाई, ये शतपथ ब्राह्मण जो है ये जो बिहार के विदेह राज्य के आर्यों के आगमन के निवास की चर्चा मिलती है इसमें, गौतम राहुगुण के, इसमें ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। 9वां देखें हम लोग, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मेरे भाई ये जैन धर्म से संबंधित है। हमको पता है जैन धर्म में मोक्ष के 3 साधन बताए गए हैं। वो 3 साधनों के नाम क्या हैं, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। तो इन्हीं तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिरत्न। तो याद रखिएगा ये जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखें, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो अभी मैंने बताया पाटलिपुत्र के स्थापना ही किया था उदयन ने, और ये स्थापना करने के बाद वो मगध साम्राज्य की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र ही स्थानांतरित कर दिया ये उदयन ने। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा ये 11वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह किसी न किसी एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। एक तरफ मेरे भाई हमें दिया है महाजनपदों के नाम और दूसरी तरफ दिया है उनकी राजधानियों के नाम। देखिए क्या है, अब बता रहा है कौन सा सही सुमेलित है उसको हमें बताना है। देखिए पहले जो अंग, महाजनपद अंग है, इसकी राजधानी मथुरा नहीं थी मेरे भाई, इसकी राजधानी मथुरा नहीं थी, ये गलत दिया है। अंग की जो राजधानी थी मेरे भाई वो चंपा। अब जो है आप कहेंगे मथुरा किसकी राजधानी थी, मथुरा मेरे भाई सूरसेन की राजधानी थी, इसको याद रखिएगा। अब दिया है मगध, मगध की राजधानी हाटक नहीं थी मेरे भाई, ये मगध जो महाजनपद दिया है इसकी राजधानी हाटक नहीं थी बल्कि राजगृह थी, इसकी राजधानी राजगृह थी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, ये सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को, सारे फैक्ट को। 12वां हम लोग देखें, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, यहाँ सत्यमेव जयते लिखा है, लिया गया है। ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिखा है, जो इंडियन प्रतीक पर, इंडियन सिंबल पर ये सत्यमेव जयते लिखा है, ये कहाँ से लिया गया है। तो मेरे भाई ये मुंडकोपनिषद से लिया, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। आप लोग अभी सुने होंगे राहुल गांधी की सज़ा जो हुई थी, उनकी संसद से बर्खास्त किए थे, फिर जब उनकी सदस्य आई थी तो कांग्रेस वाले सत्यमेव जयते का नारा खूब लगाए थे कि सत्य की जीत हुई है। आगे देखें हम लोग, ये देखिए क्या है, 13वां क्वेश्चन है। देखने में भारी भरकम है, बहुत सरल है। कैसे सरल होगा आप लोग देखिए, कंसेप्ट हो क्या है इसमें। 13 क्वेश्चन नंबर ये 13 वाले में तो इसमें है कि पहला क्या कर रहा है, इस पर विचार करके हमें बताना है कौन सा सही है। पहला क्या, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप को सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से। सही बात है मेरे भाई, बुद्ध का जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाला है तो उसका मतलब ये है कि वो अपने तपस्या को बनाए रखना चाहते हैं, सही बात है। दूसरा क्या है, भूमि स्पर्श मुद्रा को सारनाथ के बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है, सही है ये भी। और तीसरा कह रहा है
स्वामी महावीर को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो नहीं भाई, ये जो हमारा ये 13वां वाला क्वेश्चन है ये गलत है मेरे भाई। गौतम बुद्ध को एशिया के पुंज माना जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को। तो ये तीसरा वाला हमारा गलत हो गया। तो तीसरा वाला गलत हो गया, तो इसमें पूछ रहा कौन सा सही है, तो तब पर भी यानी 2 ठो सही हैं तब पर भी यही लगेगा ऑप्शन डी। तीनों सही होते तब पर भी यही लगता। आगे हम लोग देखें अब 14। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक कंसेप्ट से हमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। 14 वाले में देखिए, मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। इस पर विचार करके हमें बताना है कौन सा गलत है 14 वाले में। तो मेरे भाई इसका मतलब हाँ, मक्खली गोसल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था, सही है। दूसरा क्या है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया, ये भी सही है, जैन धर्म से संबंधित है। तीसरा क्या है, महावीर स्वामी को जृम्भी काग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो ये भी बात सही है। तो तीनों कथन सही है। इसका मतलब हमारा कोई गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ई हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई गलत नहीं। 15 वाला हम लोग देखें, कितना सरल क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ हमें दिया है जैन तीर्थंकर, उनके दूसरी तरफ उसको मिलाने के लिए दिया है उनके प्रतीक, यानी जैन तीर्थंकर के प्रतीक दिया है। कौन सा इसके प्रतीक सही हैं उसको हमें बताना है 15 वाले क्वेश्चन में। तो मेरे भाई नेमिनाथ का प्रतीक सिंह यानी शेर है? नहीं मेरे भाई, ये गलत है। नेमिनाथ का प्रतीक जो है वो शंख है। क्या है? शंख। शंख यहाँ दे दिया है। इसका मतलब आप लोग ये कंसेप्ट लगाइए कि अब भी ये महावीर वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ये इसका है तो इसका नहीं होगा। पार्श्वनाथ का ये जो प्रतीक है ये आपका हो जाएगा सर्प, ये सही है, यही सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब महावीर वाला क्या होता है? इसका तो गलत हो। महावीर का ये जो प्रतीक होता है वो सिंह होता है, शेर। तो आप लोग जान गए इस कंसेप्ट को, तीनों को समझ लीजिए। तो चलते हम लोग आगे। अब देखिए क्या है इसमें, चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रघोत दिया है, किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे 16वां वाले में? तो मेरे भाई ये अवंती। कहाँ है मेरे भाई? ये अवंती का शासक था। यहाँ जो लिखा है सी, अवंती लिखा है, अवंती का शासक था ये। तो बुद्ध काल में जो अवंती की राजधानी उज्जैन थी, बौद्ध काल में ये बताया जाता है। तो आगे देखें हम लोग 17 वाले में क्या कह रहा है, कथनों पर विचार करना है और विचार करके बताना है कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, इसको हमें बताना है। तो पहला हम लोग अगर पढ़ें तो पहला में क्या कह रहा है कि मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने किया था। तो सही बात है, इसमें विशाखा दत्त ने ही किया था मुद्रा राक्षस की रचना, ये 17 वाले क्वेश्चन में। तो ये मुद्रा राक्षस में है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं ये राक्षस टाइप का है। तो इसमें क्या है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित है। विशाखा दत्त, मुद्रा रस की रचना विशाखा दत्त ने जो किया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे तो इनके जो है जीवन काल पे आधारित था ये। दूसरा क्या करे, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक पुष्यमित्र शुंग है। ये गलत है मेरे भाई। कालिदास का रचना जो है नाटक मालविकाग्नि मित्र, इसमें नाम से ही है मालविका और अग्निमित्र, यही दो थे इसमें। इसका मतलब यही गलत है हमारा 17 वाला में। अब हमें पता लग गया 17 वाले में केवल यही 2 गलत होगा। अब हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी का भी थे, भी सही है। तो इससे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। मालविकाग्नि मित्र ये नाटक था कालिदास जी का, और इसके पूछ रहा है नायक कौन थे, तो इसी में छुपा है। एक मालविका थी, एक अग्निमित्र थे, इन्हीं दोनों के नाम से बना है मालविकाग्नि मित्र। आगे चले हम लोग 18वां में क्या है देखते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के, देखिए पहले क्या है, कथनों पर विचार करके हमें बताना है कौन सा सही है। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता है। सही बात है भाई, ये तो एकदम फैक्ट है, क्लियर है ये। दूसरा क्या है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य ने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था, ये भी सही है।
मदुरई में ही करवाया था मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांडवों ने। तीसरा क्या है, पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। 18वां ये पूछ रहा है हमसे। तो ये जो पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली शासक था यही। तो इसका मतलब तीनों सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन में हमें क्या हो जाएगा, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कथन 2 सही हो, कथन 3 सही हो, हम डी को ही चुनते हैं। आगे देखें हम लोग, कौन सा चोल प्रशासन की विशेषता थी? निम्नलिखित में से कौन सी चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो मेरे भाई चोल प्रशासन की विशेषता यही थी इसमें कि ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, यानी गांव में जो है स्वायत्ता दी जाए, वो लोग अपना शासन खुद करें। यह चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी। एक तरह से कह सकते हैं ये जो वो आया है ना कि जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र का पानी गांव में नहीं पहुंच पाएगा, गांव पहुंचाने के लिए नहर होगी, तभी ये गांव की सिंचाई हो सकती थी। उसी प्रकार से चोलों की सोच थी। तो आगे देखें हम लोग, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच अवस्थित था? तक्षशिला की बात कर रहा है। तक्षशिला किन नदियों के बीच? नदियों का नाम दिया है। तक्षशिला हमें पता है प्राचीन समय में ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। तो इस समय ये बेचारा जो है तक्षशिला आज के जो पाकिस्तान है उसमें चला गया, उसमें है ये। तो ये 20वां वाला जो अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। तो इसके बारे में और अगर जानेंगे, तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच में है, बीच का क्षेत्र है। तक्षशिला का इतिहास आप लोग जानते हैं, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था ये। तो एक लोग आप लोग तक्षशिला के बारे में याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो हमें पता है मो से मोदी और मो से मोढेरा, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसे याद रखे रहेंगे, आप लोग को ये भूलेगा नहीं कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है। तो मोढेरा से मो से मोढेरा और मो से मोदी, तो याद रखेंगे आप लोग। आगे देखें हम लोग 22 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान हम लोग किसे कहते हैं? तो पृथ्वीराज में जो कई ठो थे, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो जो हम लोग को पता है पृथ्वीराज चौहान 22वां वाले क्वेश्चन में, तो हम लोग तीसरके वाले को कहते थे पृथ्वीराज थर्ड, पी थर्ड को हम लोग पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। तो आगे देखें हम लोग, आगे हम लोग का आ गया 23। सही है। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम, विजयसेन, धर्मपाल। तो इसमें किसने? तो ये मेरे भाई धर्मपाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी 23वां हो जाएगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला, सोमपुरी जैसे प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करवाया था मेरे भाई इसने। तो और ये हो जाएगा। चलिए हम लोग 24 पर, मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किससे संबंधित है? तो मेरे भाई जो मेडिवल इंडिया के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा शब्द प्रयोग किया जाता था, ये किससे संबंधित है? अर्घट्टा का मतलब होता था भूमि के सिंचाई के लिए प्रयुक्त वाटर व्हील। आप लोग देखते होंगे, आप लोग ये चित्र में देख रहे होंगे कि यह कैसे सिंचाई होता था। तो इसी को जो है अर्घट्टा कहा जाता था। जो घूमता था पहिया, इसमें बर्तन लगे रहते थे, वो पानी उसमें गिराता था बड़े वाले बर्तन में, और बड़े वाला बर्तन का पानी इकट्ठा होकर खेत में जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखें 25, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रारंभ किया था? किस शासक ने? तो मेरे भाई अलाउद्दीन ने किया था। अलाउद्दीन ने ही ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया था। तो अलाउद्दीन ने मेरे भाई ये कीमत को कम करने के लिए ऐसा किया था कि ऐसा करने से कीमत पर कंट्रोल रखा जाए। और अलाउद्दीन के बारे में एक और मतलब बहुत फेमस सा क्वेश्चन आता है, ये घरही और चरही टैक्स किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन ने लगाया था कि जिसका जितना घर होगा, जितना बड़ा होगा, उस हिसाब से टैक्स देगा होगा, जो जितना जानवरों को चराता होगा उतना टैक्स देगा। तो ये अलाउद्दीन नहीं लगा। 26वां देखें हम लोग, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था?
जजिया कर को सबसे पहले किस शासक ने समाप्त किया था? 26 क्वेश्चन ये हमसे पूछा है। तो मेरे भाई जैन उल आबिदीन ने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर क्या होता था कि जैसे एक धर्म के नाम पे जो टैक्स लिया जाता था, ये है ये हिंदुओं से। तो 26वां में हम लोग देख लिए। ये कश्मीर का महान शासक था, धार्मिक दृष्टि से यह बहुत ज़्यादा सहिष्णु था मेरे भाई, किसी का प्रति नफरत नहीं फैलाता था, हिंदू मुस्लिम को जोड़कर जो है शासन करने का इसने प्रयास किया, जिस तरह से अकबर किया था। 27वां देखें हम लोग क्या करा है इसमें, कथनों पर विचार करना है और कौन सा गलत है उस पर हमें बताना है। तो जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक ने किया था। सही बात है मेरे भाई, फिरोज़ शाह तुगलक यानी FST ने ही जौनपुर की स्थापना किया था अपने भाई जो है जौना खान की याद में। इसका एक चचेरा भाई था, उसी की याद में किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खान था। देखो मैं भी बताया ना, जो जौना खान जिसकी याद में जो फिरोज़ शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किया था, वो जौना खान का असली नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। तीसरा क्या, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। तो सही बात है, हुसैन शाह सरकी जौनपुर का अंतिम शासक था। इसके बाद ये बेचारा से छीन लिया गया और जौनपुर को दिल्ली का हिस्सा बना लिया गया। इसका मतलब कौन सा गलत है, इसमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई यानी उपर्युक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है। आगे देखें हम लोग 28 किताबुल हिंद एक रचना है। किताबुल हिंद अलबरूनी की एक रचना है। अलबरूनी ने इसके बारे में लिखा था कि प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? अभी तो मैंने बता दिया अलबरूनी की है, ऑप्शन नंबर सी 28वां का ये अलबरूनी की ही रचना है। तो अलबरूनी कौन था मेरे भाई? ये अरब से आने वाला अलबरूनी एक प्रमुख यात्री था। इसका नाम अबू रेहान था। और इसके बारे में अगर आप लोग जानेंगे तो ये जो लिखी गई है किताबुल हिंद, ये जो है भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक यानी इंडिया के समाज और इंडिया के कल्चर व्यवस्था पर ये प्रकाश डालती है। ये पूछेगा था कि क्या है इसमें, तो भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था के बारे में है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? हम सबको पता है मेरे भाई, महमूद गजनवी आया, मंदिरों को तोड़ा, लूटा और चला गया। उसके बाद जो है किसका शासन चल रहा था वहाँ? भीमदेव प्रथम का। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ 29वां का अपना क्वेश्चन। तो भीमदेव प्रथम का शासन था। इनके शासन में जो है महमूद गजनवी ने मंदिरों को तोड़ा, लूटा, तो लूट के चला गया, तो महमूद गजनवी फिर बनवाया उसको, मंदिरों को। 30 वाला देखें, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? यानी ऐसा कौन सा सुल्तान था जो फसल को नपाई के माध्यम से कहेगा कि हाँ हमें फसल का आधा हिस्सा राजस्व के रूप में चाहिए? तो था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली राजा सुल्तान। आगे देखें हम लोग, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया? तो मेरे भाई ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, थर्ड वार पानीपत का, किसने मराठों को हराया था, ये हमसे पूछ रहा है। तो अफ़गानों ने, अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने? तो मेरे भाई अफ़गानों ने हराया था। 31वां क्वेश्चन जो है हमारा ये ऑप्शन नंबर ए, अफ़गानों ने ही पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया। और पानीपत का ये तृतीय युद्ध जो है किन के बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच हुआ था। और अगर आप लोग पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है प्रथम युद्ध में कौन सा होगा? प्रथम युद्ध हुआ था मेरे भाई 1526 में। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। दूसरा हुआ था मेरे भाई 1556 में। 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो अहमद शाह अब्दावली मराठों के बीच हुआ था। तो और कब हुआ था ये पानीपत का तीसरा युद्ध? इसकी डेट भी जानिए 1761 में ये हो गया। तो हम लोग 32 वाला क्वेश्चन चले देखते हैं क्या कह रहा है 32 वाले में। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? यानी कौन सा ऐसा मुस्लिम सुल्तान, मुस्लिम शासक था जिसके शासनकाल में
महलों में, शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो मेरे भाई इसका क्या नाम हो सकता है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, कौन था इसमें आप लोग? तो मेरे भाई ये था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, NKS। इसी के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, जो अपने बात आप में बहुत बड़ी बात है। तो आगे देखें हम लोग, कथनों पर विचार करना है। कथन एक, दीवान एक खैरात, कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा गलत है। आप लोग पहले देखा करिए क्या कह रहा है, फिर हमसे गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, ये दोनों पर पहले ध्यान दिया करिए, उसके बाद कथन पढ़ा करिए। दीवान ए खैरात एक दान विभाग था जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। यह जो मुस्लिम कन्याएं या मुस्लिम विधवाएं होती थी उनको दान देने के लिए यह जो है दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दूसरा कह रहा है दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित की गई थी और यह कृषि विभाग था। सही बात है, कृषि विभाग के लिए दीवान ए अमीर कोही बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये भी सही है, ये भी सही है। मंगोलों के आक्रमण करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना किया था। तो दीवान ए अर्ज क्या है? एक सैन्य विभाग है, इसकी स्थापना बलबन ने किया था। इस तीनों सही हैं, तो कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर ई, ऊपर एक में से कोई गलत नहीं है, सभी सही हैं। 34 देखें, 34 क्या कह रहा है? मध्यकालीन भारत में शब्द फवाजिल किसके निर्दिष्ट करता है, यानी किसको इंडिकेट करता है? फवाजिल। फवाजिल का मतलब क्या है मेरे भाई? जो सरप्लस रेवेन्यू, यानी जो बढ़ा हुआ राजस्व था उसी को फवाजिल बोला जाता था। फवाजिल सरप्लस रेवेन्यू। तो आगे चले हम लोग, 35 देखें। तो दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो मेरे भाई ये बलबन के बारे में कहा गया है, यानी बल, जिसके पास बल ज़्यादा होगा वही रक्त और लौह की नीति अपनाएगा। रक्त और लौह की नीति का मतलब है वो कोई भी काम अगर करता था तलवार के बल पर, कोई भी चीज़ लागू करता था तलवार के बल पर करता था, यानी उसकी जो है एक जान से मतलब सब कुछ जान खेल कर करता था कि खून खराबा से, इस तरह से था। 36 वाला में देखें हम लोग, कथनों पर विचार करना है, विचार करके बताना है कौन सा गलत है, सही नहीं है। तो ये हमें बताना है 36 वाले क्वेश्चन में। तो हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही बात है, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का प्रतिनिधित्व ही करता है, ये सही है। दूसरा वाला, हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है, ये भी सही है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहरन बुक्का ने किया था, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ऊपर वाला दिया हुआ कोई भी गलत नहीं है, हमें गलत पूछा है तो कौन सा सही नहीं है? तो कोई नहीं, यानी कोई गलत नहीं है, सभी सही है। 37 देखें, 37 क्या है? भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था की प्रारंभ किया था? इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किस मेडिवल शासक ने किया था? इक्ता। तो इल्तुमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कौन था इसमें? तो मेरे भाई इल्तुमिश ने किया था इक्ता व्यवस्था। ये इक्ता व्यवस्था होता क्या था मेरे भाई, इसको आप लोग सबसे पहले जान लीजिए। तो देखिए, ये भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुमिश ने किया। तो इल्ता क्या था कि यह विशेष खंड होता था, जैसे भूमि का टुकड़ा। तो इसे जो है सैनिकों को, सैनिक अधिकारी होते थे उनको दे दिया जाता था, ज़मीन नहीं, उनको ज़मीन सौंप जाती थी कि आप इसका केवल आप जो भू राजस्व आएगा आप लीजिएगा इसका। तो उसके टैक्स यानी उसके जो रेवेन्यू होता था उस भूमि के टुकड़ा को वो सैनिकों को दे दिया जाता था, इसी को इक्ता व्यवस्था कहा जाता था। तो सैनिकों को, सैनिक अधिकारियों को इक्ता प्रदान की जाती थी। 38 वाला देखिए हम लोग, दिल्ली स्थित पुराना किला, जो दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण है वो किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी, किसने किया था? तो मेरे भाई शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो शेरशाह सूरी करवाया था ये पुराने किला का निर्माण। तो और यहाँ पर किला, ये कुहाना, मस्जिद, शेर मंडल आदि शेरशाह ने बनवाए थे। तो चले हम लोग आगे देखें, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था?
तो आप लोग को पता है सुलह ए कुल की नीति यानी भाईचारे की नीति, हिंदू मुस्लिम एकता की नीति किसने बनाया था? तो अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर बी, ये तो सभी जानते हैं 39। अब हम लोग 40वां देखें। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, यानी मनसबदारी प्रथा क्यों चालू किया गया था, ये पूछ रहा है हमसे 40वां वाले क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका जो है मनसबदारी प्रथा यानी प्रशासन से संबंधित थी। मनसबदारी प्रथा जो है ये प्रशासन संबंधित थी कि अच्छा खासा प्रशासन हो सके, इसके लिए प्रशासन में भागीदारी के लिए। आगे देखें हम लोग 41। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तुम्हें पता है हुगली जो है पश्चिम बंगाल में है, तो वहाँ पर जो बंगाल खाड़ी में समुद्री लूटपाट के किसने अड्डा बनाया था, ये पूछ रहा है 41 में 41 में। ए ऑप्शन नंबर पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने ही बनाया था, यहाँ पर वही आए थे सबसे पहले। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह के नेता थे? फराजी विद्रोह के नेता कौन थे मेरे भाई? तो ये दादू मियाँ, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें हम लोग, आगे देखें क्या है इसमें 43 में। वारेन हेस्टिंग ने विचार करना है कथनों पर और कौन सा सही है उसको बताना है। तो वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया, बिल्कुल सही बात है, इसी ने किया था। दूसरा क्या है, नारायण मेघाजी लोंखड़े भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं, ये भी सही है, सही कह रहा है। तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, ये भी सही है मेरे भाई। तो इसका मतलब तीनों सही है, यानी दिए हुए ऑप्शन में सभी सही हैं। तो इसका हमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी। अगर 2 होता तब पर भी डी लगाते हम, 3 है तब पर भी डी लगाएंगे। चौथा देखें, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया, यानी राजा राम राय को राजा की टाइटल किसने दिया था? तो हम सबको पता है किसने, अकबर द्वितीय ने। अकबर प्रथम ने नहीं, अकबर द्वितीय ने ये उपाधि दिया था राजा राम मोहन राय को। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? तो हमें पता है मेरे भाई, ये इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिए गए थे, निकाल दिए गए थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी में सबसे एक बड़ी बात और है कि यह सिविल सर्विस में भर्ती होने वाले दूसरे भारतीय थे। तो आप लोग सोचेंगे पहले भारतीय कौन थे? तो इसमें वो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, वो थे। तो आगे देखें हम लोग 46 निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी? निम्नलिखित में से किसने, यहाँ पर किसने लिखा है, किसने जो है अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी इंग्लैंड में? तो मेरे भाई मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, यही दोनों ने जो है, जो मतलब जलियांवाला हत्याकांड का दोषी था जनरल डायर जो गोलियां चला था, उसी की हत्या कर दिए थे, जिसके कारण इन सबको फांसी भी हुई। आगे देखें हम लोग 47। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो दयाराम सरस्वती, ज्योतिबा फूले, हाँ ज्योतिबा फूले ने ही किया था, ऑप्शन नंबर बी। यानी जो शिक्षा से वंचित हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जो आज सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनको जो है कल्याण के लिए यह एक जो है सामाजिक आंदोलन चलाए थे ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज के रूप में, सामाजिक सुधार आंदोलन। 48 देखें, कथनों पर कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है उसे हमें बताना है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया, बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। तो अगर आपसे पूछे आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो SDS ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। महावीर गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? नहीं भाई, ये इनसे संबंधित नहीं थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट इससे संबंधित थी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से। महावीर गोविंद रानाडे जो प्रार्थना समाज से संबंधित थे, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने किया था, और इससे यह महादेव गोविंद रानाडे भी जुड़े थे। तो यही गलत है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। 49 देखें,
1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? हमें पता है मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। 50 देखें क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो हमें पता है मेरे भाई, जब लखनऊ अधिवेशन 1916 चल रहा था तो उसी समय राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने वह बिहार की जो है समस्या को बताया। कहा कि बिहार में 3 कठिया प्रथा अंग्रेज लागू किए हैं कि अपनी अगर उनके पास 20 बिस्सा ज़मीन है 3 बिस्सा पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते हैं। तो इससे कराया तो महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया, जो महात्मा गांधी का प्रथम और सफल आंदोलन माना गया। तो ये लखनऊ अधिवेशन में कराया गया था, ये 50वां में। तो लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो ये आप लोग कमेंट में बताइए पहले। तो ये देखिए, थोड़ा सा देखने में बड़ा है लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है। 51 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, सही है। और हमें बताना है कौन सा गलत है विचार करके। तो ये तो पहला वाला सही है। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया, तो सही है ये भी। दूसरा वाला भी सही है। और तीसरा वाला जो कह रहा है हमें 1833 चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की छूट मिल गई, मेरे भाई ये गलत है। 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट मिली। तो ये तीसरा वाला गलत है। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे देखें हम लोग। अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में कौन सा विचार करना है और विचार बताना है कौन सा सही है। ये 53 वाले में। तो देखिए, इसकी स्थापना अप्रैल 1936 लखनऊ में किया गया था। तो सभी जानते हैं ऑल इंडिया किसान यूनियन की स्थापना जो है लखनऊ में किया गया था 1936 में। इसके अध्यक्ष एनजी रंगा थे। नहीं मेरे भाई, इसके अध्यक्ष जो थे ऑल इंडिया जो है किसान जो सभा के थे, इसके अध्यक्ष ट्रिपल एस थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका महासचिव नियुक्त किए गए। नहीं, ये भी उल्टा दे दिया है। ये इसके महासचिव जो थे रंगा थे। तो महासचिव यहाँ ये जो स्वामी सहजानंद सरस्वती है ये यहाँ होना चाहिए था और एनजी रंगा यहाँ होना चाहिए था, तब सही रहता। तो यानी ये 2-3 गलत है, केवल एक सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखें 53 देखें। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि यानी हमें पता है होम रूल आंदोलन के बारे में एनी बेसेंट और तिलक जी इससे जुड़े हुए थे। उनका ये मतलब था कि हम अंग्रेज़ों के अंदर रहते हुए स्वशासन को प्राप्त करें, यानी डोमिनियन स्टेट की मांग करें। उसी के लिए ये लोग जो है होम रूल आंदोलन चला रहे थे। तो क्या होगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। हाँ, कि अंग्रेज कहे कि हाँ आप ऊपर रहिए लेकिन नीचे हम लोगों को शासन करने का मौका दीजिए, ये इनका मांग था। 54 वाले देखें हम लोग क्या कह रहा है। 54 वाले, महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो पता है महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिनियम मतलब अधिवेशन जो हुआ था किस एक में सबसे पहले भाग लिया था, ये हमें बताना है 54 वाले क्वेश्चन में। तो देखिए 1901 वाले आयोजित कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था 1901, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी में महात्मा गांधी ने सबसे पहले भाग लिया था। भाग लिया था नहीं, भाग लिया था। 55 देखें। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो मेरे भाई जो चंपारण कृषि जांच समिति का जो अध्यक्ष था उसमें एफजी सलाई, डीजे रीड, महात्मा गांधी तीनों लोग थे। तो यानी कौन सा नहीं था? तो ई वाला हो जाएगा। दिए हुए उपर्युक्त ऑप्शन में से कोई नहीं। 56 देखें। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था मेरे भाई? तो एमएन रॉय, मुजफ्फर अहमद, एसए ढांगे, किसने था? तो ये 56 वाला अपना जो क्वेश्चन है तो हो जाएगा एमएन रॉय, ऑप्शन नंबर ए।
ये बहुत ही फेमस लीडर थे ये अपने समय में। आगे देखें हम लोग 57 में, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो हमें पता है मेरे भाई रॉलेट एक्ट क्या था, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि बिना किसी कारण को बताए अंग्रेज़ जो है किसके ऊपर डाउट होता था तो उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर सकते थे। इसी का विरोध कर रहे थे लोग और कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया, तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को, और जिसके कारण लोग विरोध करने गए, वहाँ पर गोलियाँ चला, तो ये घटना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाम से जाना जाता है। तो उस समय जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो कौन था? तो चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय जो है वायसराय था। 58 देखें, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 58 वाले क्वेश्चन में। तो मेरे भाई उस समय महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था उसमें, 58 वाले में। तो चले हम लोग आगे देखें। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी जी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो मेरे भाई जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को भगाओ, तो विदेशी कपड़ों, विदेशी सामानों को उस समय जलाया जा रहा था, बर्बाद किया जा रहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को एक लेटर लिखा, कहा कि देखिए ये अंग्रेज़ हमसे बेच चुका है, अब ये हमारी संपत्ति है, तो इसे जलाना, इसे बर्बाद करना एक निष्ठुर बर्बादी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं 60 में, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हो गया? हमें पता है साइमन कमीशन आया था ये जांच करने के लिए कि अब भारत परिपक्व हो चुका है कि नहीं, जो लोग मांग कर रहा है स्वशासन के लिए, ये स्वशासन करने लायक है कि नहीं। तो इसलिए साइमन कमीशन आया और इसलिए विरोध किए सब लोग कि साइमन कमीशन जो था उसमें कोई भी इंडियन व्यक्ति नहीं था, सभी अंग्रेज़ थे, इसलिए इसे गोरा कमीशन कहा जाता था या वाइट कमीशन बोला जाता था। तो साइमन कमीशन देश के विभाजन का सुझाव दिया, गलत। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन पर समाप्ति की, ये भी गलत है। साइमन कमीशन में कोई भी व्यक्ति भारतीय सदस्य नहीं था, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हम लोग 60 क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन थे, तो आगे हम लोग इसके जो अच्छे क्वेश्चन और छोटे छोटे फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन हैं देख लेंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में समेटेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलते हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।